दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह कैरो से चंडीगढ़ को लेकर जुड़ी एक किंवदंती पंजाब और चंडीगढ़ के पुराने लोग अक्सर याद करते हैं। वो कहते हैं कि जब प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री थे और कोई भी व्यक्ति उनसे अपने किसी काम को लेकर मिलने जाता था, तो वो कैरो कहते थे कि काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में तुमको चंडीगढ़ में एक प्लॉट लेकर रहना होगा। ये करीब करीब 60 का दशक था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ के रूप में देश के सबसे आधुनिक और खूबसूरत शहर को बसाने का सपना देखा था। लेकिन हालात बाद में ऐसे बने कि लोग चंडीगढ़ में बसने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। ऐसे में प्रताप सिंह कैरो की जद्दोजहद ये बताने के लिए काफी है कि देश का सिटी ब्यूटीफुल कहा जाने वाला चंडीगढ़ कितने जतन से बचाया गया था। लेकिन आज करीब 6.5 दशक बाद चंडीगढ़ के हालात ये हैं कि जो इस शहर में बस गए वो अपना सिर पीट रहे हैं। यहाँ के प्रशासन ने दुश्वारियां इतनी खड़ी कर दी हैं कि जमीन के अभाव में फ्लैट कल्चर को अपना चुके लोग प्रशासन की पॉलिसियों के आगे अब खुद भी फ्लैट हो चुके हैं। शहर की जरूरतों को पूरा करने वाले और चंडीगढ़ के सरकारी खजाने को मालामाल करने वाले कारोबारियों को तो खुद के पेट पर ही प्रशासन की लात पड़ती दिखने लगी है। चंडीगढ़ में आज ऐसे लोगों की बड़ी संख्या हो गई है जो शहर को छोड़ नहीं सकते और दुश्वारियां रहने नहीं दे रही, और यह सब मेहरबानी है चंडीगढ़ के प्रशासन की। आज हम ऐसी ही दो दुश्वारियों पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर शहर के एक बड़े वर्ग की नींद उड़ी हुई है। मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष ब्रजमोहन राजू, हाउसिंग सोसाइटीज रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के सीनियर वाइस चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ के वरिष्ठ सदस्य चिराग अग्रवाल। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मैं इस चर्चा में सबसे पहले चलूंगा देवेंद्र गुप्ता जी के पास। देवेंद्र गुप्ता जी, आज चंडीगढ़ में प्रशासन की तरफ से क्या एक ऐसा फैसला हो गया है जिसकी वजह से चंडीगढ़ की हाउसिंग सोसाइटीज में बेचैनी और हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है? क्या वो कारण है? जरा तफसील से आप जरा बताइए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ सोसाइटी के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रशासन ने इतना परेशान पहले से किया हुआ था। अब आज की स्थिति ये है भी इतना फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर लाद दिया गया है, शायद सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ जो सोसाइटीज के क्षेत्र हैं, यहाँ मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं जो अपने जीवन के बेहतरीन क्षण प्रशासन की सेवा में या कहीं बिजनेस में चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो रिटायरी पर्सन, मतलब 70-75% इनकी आबादी इन सोसाइटीज एरिया में है। तो मेरी ये प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है भी ऐसे डरावने जो फैसले ये पहले भी लेते रहे हैं, अब तो मतलब हद हो गई भी। एक डकैती, जो मैं कह सकता हूँ वर्ड, भी डकैती डालने की कोशिश की गई है प्रशासन की ओर से। इसको ऐसा जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए। प्रशासन के पास और बहुत तरीके हैं। चंडीगढ़ मतलब सोसाइटी एरिया पिछले 25 सालों से मुझे देखते हुए कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इन सेक्टरों में अभी तक ये शुरू नहीं कर पाए। पार्किंगें 2-2 बार बनकर टूट चुकी हैं। भी उनमें शोरूम बनाओ, बूथ बनाओ, लोगों को काम करने के लिए रोजगार दो। लोगों को थोड़े से एरिया के अंदर लूटने का प्रयास किया जा रहा है। भी सोसाइटी का एरिया जो है, लोग बोलते कम है। नहीं गुप्ता जी, आप जो आज ये बात कर रहे हैं, आप कहीं ये उस संदर्भ में तो नहीं कह रहे हैं जो आज कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं चंडीगढ़ में? क्या उसको लेकर दिक्कत है?
मैं ये बताना चाहता हूँ भी जब प्रशासन ने सोसाइटियों को जगह अलॉट करी, जो प्राइस में जगह अलॉट करी, हमने उसकी कन्वेंस डीड जो होती है, सोसाइटी ने लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोगों ने करवा ली। प्रशासन को एक बार हमने पैसा दे दिया जगह का। अब स्थिति ये है अभी, अब बंदा जब रजिस्ट्री कराने जाए या अपना कन्वेंस डीड, उसको प्रेशराइज किया जाता है भी इसकी सब कन्वेंस डीड कराई जाए या सब लीज डीड कराई जाए। भी जब प्रशासन एक बार में पैसा ले चुका है सोसाइटी से, तो दोबारा अलग अलग लोगों से क्यों मांगे जा रहे हैं? लोगों ने चलो सबर का घूंट भरा, प्रशासन से सब लीज डीड करवानी शुरू कर दी। पहले इन्होंने रेट कम रखा, उसके बाद रेट इंक्रीज कर दिया। अब ये तीसरी दफा है भी रेट इतना बढ़ा दिया भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है भी पैसे कहाँ से लाएंगे। जो काम जो कलेक्टर रेट बढ़ा दिया, कलेक्टर रेट बढ़ाया ना, लैटरल रेट बढ़ने से पूरी स्थिति बदल जाएगी। स्थिति कैसे बदलेगी? जो सोसाइटियां फ्री होल्ड हैं, उनकी जिन लोगों की कन्वेंस डेट रहती है, मान लो उनकी 2 लाख में होती थी, तो अब 2.5 गुना बढ़ गया रेट इसका। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी 6 लाख से भी ज्यादा रुपया उनको देना पड़ेगा। यही स्थिति जो लीज वाली सोसाइटियां हैं, उनमें प्रशासन अर्न एंड प्रॉफिट लेता है। अर्न एंड प्रॉफिट का मतलब एक चीज 100 रुपए का जो रेट है, अगर आज उसकी कलेक्ट्रल वैल्यू आप 500 रुपया करोगे तो 400 रुपए के ऊपर प्रशासन अपना 33% शेयर मांगेगा। पहले था 200 रुपया, अब हो गया 400। मतलब मान लो ये भी आप 250 से 300% की इंक्रीजिंग हो गई। तो जो लोग पहले से इतने मजबूरी के हालात में रहते हैं सोसाइटी एरिया के अंदर, वो इतना लोड नहीं सह पाएंगे। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको पुनर्विचार किया जाए इसके ऊपर। और अगर रेट बढ़ाना ही है तो 10-15% इंक्रीजिंग बहुत ज्यादा होती है, उस तरीके से इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। मेरी ये हाथ जोड़कर प्रशासन से भी गुजारिश है। वरना लोग जो सोसाइटी के क्षेत्र में रहते हैं, वो एजुटेशन करने के लिए मजबूर होंगे, सरकार को बाध्य करेंगे भी इसको अपने तरीके से आप इसको कम करो। आपकी बात जो गुप्ता जी मेरे समझ में आई वो ये कि जिन लोगों के पास अपने घर हैं, अपने फ्लैट हैं, चूंकि जमीन अब यहाँ इतनी तो बची नहीं है कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट हाउस बना सके, और इंडिपेंडेंट हाउस इतना महंगा है कि वहां तक एक मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के लोग फ्लैट कल्चर में जाने लगे और बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लैट खरीदे। एक घर आदमी का इसलिए भी एक बड़ा सपोर्ट होता है कि कभी अगर उसे जरूरत पड़े तो वो अपनी आर्थिक जरूरतों को उस मकान से पूरी कर सकता है, उस फ्लैट से पूरी कर सकता है। आप शायद ये भी कहना चाह रहे हैं गुप्ता जी कि अब आदमी को अपना फ्लैट बेचकर भी उसकी जेब में कुछ नहीं आने वाला। जितना उसको लाभ मिलना चाहिए था, चंडीगढ़ प्रशासन की नई पॉलिसी के कारण वो भी मुश्किल है। मैं इस चीज को चिराग अग्रवाल जी से समझूंगा कि चिराग जी, ये कलेक्टर रेट जिस रेशियो में बढ़ाए गए हैं, उसका फ्लैट में रहने वाले लोगों पर और प्रॉपर्टी के कारोबार पर क्या असर होगा? सबसे पहले तो मैं ए न्यूज़ के दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। आज आपका बहुत मैं धन्यवाद करूँगा। आपने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज एक जो डिबेट रखी है और आपने उसमें मुझे आमंत्रित किया, आपका विशेष धन्यवाद। मैं आज आपके सामने बात करना चाहूँगा जो सोसाइटीज़ के जो यहाँ पे फ्लैट ओनर्स हैं, ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। यहाँ पर इन लोगों के साथ 2002 से लेके आज तक जब भी कहीं प्रशासन को लगता है कि कहीं से फंड हम कहीं से अरेंज कर सकते हैं, तो वो पूरे शहर के अंदर सिर्फ सोसाइटी फ्लैट ओनर है जिससे ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा एक बताना चाहूँगा, 2021 में जब हमारे अपने शहर के जो डीसी थे मनदीप सिंह बराड़ जी, इन्होंने बहुत एक स्कीम से 2021 में पहले जो यहाँ पर रेट्स थे वो स्क्वायर यार्ड में होते थे, इन्होंने उसको स्क्वायर फीट में चेंज किया। उससे अनअन इंक्रीज लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे अनअन इंक्रीज अपना 11% से लेके 300% तक की जो कलेक्टर रेट था वो 11%, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे 21%, सेकंड फ्लोर पे 39%
और थर्ड फ्लोर पे 74% बढ़ा दिया। इससे अर्नड इंक्रीज जो टॉप फ्लोर था उस पे 325% की वृद्धि हुई। जो अर्नड इंक्रीज 2.5 लाख रुपए लग रहा था वो जाकर 9 लाख रुपए लगने लग गया और जिस पे 18% का जीएसटी हाउसिंग बोर्ड हमसे चार्ज करने लग गया सोसाइटी के फ्लैट ओनर से। अब इन्होंने जो अब नए ऑर्डर जो आज आए हैं, जो प्रपोज नोटिफिकेशन उन्होंने दी है, इसमें क्या अमेंड करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके अंदर अगर ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपने अगर नोटिफिकेशन अगर आपके पास हो, उसमें बड़ी हास्यास्पद एक चीज है। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का रेट तो 9650 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया और फर्स्ट फ्लोर का रेट 10,220 रुपए कर दिया। ग्राउंड फ्लोर का रेट कम, फर्स्ट फ्लोर का रेट ज्यादा। मतलब जो ये पॉलिसी बना रहे हैं वो घर में बैठ के बना रहे हैं। ये पॉलिसी जो बनाई है, जो ये ऑर्डर निकाले हैं इन्होंने, ये ऑर्डर कोई बंदा अगर पढ़ेगा कि आप ग्राउंड फ्लोर का मकान महंगा होगा या फर्स्ट फ्लोर का मकान महंगा होगा, इस तरीके से इन्होंने सिर्फ एक रेट रिवाइज किया है कि 10,220 रुपए रेट जो उन्होंने किया, इससे अनअर्न्ड इंक्रीज अगर एक फ्लैट पे 12 लाख रुपए अनअर्न्ड इंक्रीज अनअर्जित लाभ लग रहा था, वो बढ़कर 36 लाख रुपए हो रहा है। अगर कोई मैंने एक घर परचेज किया 2018 में 36 लाख रुपए का, आज मुझे किसी कारण से मेरे माता पिता को अगर वो फ्लैट को बेचना पड़ता है तो उस पे अनअर्न्ड इंक्रीज 22 लाख या 20 लाख रुपए के करीब बनता है। ये चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो नॉर्थ कोरिया की राह पे काम कर रहा है। किम जोंग वाला काम यहाँ पर हो गया है और आने वाले समय के अंदर चंडीगढ़ के अंदर पासपोर्ट लेकर एंट्री करनी होगी। ये इस तरह का चंडीगढ़ प्रशासन काम कर रहा है यहाँ पर। इस हिसाब से ये बिल्डर्स के साथ मिले हुए हैं, ये हरियाणा बिल्डर्स के साथ मिले हुए हैं, पंजाब बिल्डर्स के साथ मिले हुए हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि चंडीगढ़ के अंदर इन्वेस्टर्स आए और सारा इन्वेस्टर चाहते हैं पंजाब के अंदर और हरियाणा में जाए क्योंकि वहां पर इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स है। ये बेसिकली डाकू बन चुके हैं, प्रशासन डाकू बन चुका है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो चंडीगढ़ में जो पॉलिसी हाउसिंग्स को लेकर जो लागू की जा रही हैं, वो कहीं न कहीं पंजाब और हरियाणा में जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, उनके दबाव में बनाई जा रही हैं? हमारे साथ हमारे भाई साहब भारतीय जो एसोसिएशन से भाई साहब जुड़े हैं, आप एक चीज पूछिए कि शहर के अंदर आज कोई इंडस्ट्री के लिए मकान अपना कोई इंडस्ट्री ओनर वहां पर लेना चाहता है कोई फैक्ट्री, वो यहाँ की बजाय मोहाली 82 सेक्टर में जाएगा। चंडीगढ़ के प्रशासन की पॉलिसीज ऐसी हैं, वो उसको ऐसा उलझा के रखेंगे कि वो बंदा कभी जिंदगी में चीज ले ही नहीं पाएगा। वो आपने बहुत ही अच्छा विषय किया, प्रताप सिंह कैरो जी का आपने नाम लिया। शहर इन्होंने बसाया था, आज ये शहर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, चूँकि 150 के करीब यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और उनमें से लगभग 30% हाउसिंग सोसाइटीज़ फ्री होल्ड पर हैं, बाकी लीज पर हैं। तो ये जो कलेक्टर रेट जो प्रस्तावित किए गए हैं आज, इनका सीधा असर सबसे ज़्यादा फ्री होल्ड वाली सोसाइटीज़ पे होगा या लीज होल्ड वाली सोसाइटीज़ पर होगा? फ्री होल्ड सोसाइटीज पे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए एक ओनर ने, जिस तरह देवेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि एक फ्लैट एक सोसाइटी का यूनिट एक सिंगल यूनिट है, उसको पहले अपने नाम पर कन्वेंस डीड करवाई, पहले तो वो पैसे लिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिंगल ओनर से जो लैंड की रजिस्ट्री ऑलरेडी सोसाइटी करवा चुकी है उसके भी पैसे लिए गए दोबारा। अब उसके बाद अब कुछ लोग रह गए, मान लो कोई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है 8,000। 8,000 में 6,000 लोगों ने अपने नाम पर कन्वेंस डीड करवा ली, 2,000 लोग रह गए। अब उन 2,000 लोगों को मान लो एक फ्लैट की कन्वेंस डीड पे 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था, वो खर्चा अब उसको 5 लाख रुपए आएगा, जिस लैंड की रजिस्ट्री सोसाइटी करवा चुकी है ऑलरेडी पहले। 2 लाख रुपए का खर्चा वो 5 लाख रुपए होगा और जो मेन इफेक्टिव होगा इसके अंदर वो लीज होल्ड फ्लैट ओनर्स होंगे। एक एक फ्लैट के ऊपर 36 लाख रुपए अनअर्जित लाभ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड हमसे चार्ज करेगा और 18% जीएसटी। हालांकि जो एक रूल है एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है अपना जीएसटी अनअर्न्ड इंक्रीज पे एग्जम्प्टेड है गुरुद्वारे मंदिर के लिए और फ्लैट ओनर्स के लिए। रेजिडेंशियल में एग्जम्प्टेड है जीएसटी, वो हमसे हाउसिंग बोर्ड चार्ज करता है। वो कहता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम क्या करें, हम तो जीएसटी काउंसिल से हमने अपने क्लैरिफिकेशन मांगी है पर उन्होंने कहा आप चार्ज करेंगे, या अभी इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक ठगी का सिस्टम बना रखा है
कभी पैसे की लोड हो तो इन फ्लैट ओनर्स का जो सेक्टर 48 से 51 के बीच में लगभग सोसाइटियां हैं, इनका गला घोटो, इनसे पैसे ले लो और 3 साल के बाद 2 साल बाद एक नवी पॉलिसी ले आएंगे। इसका मतलब स्थिति ये है कि अगर कोई आदमी आज 1 करोड़ रुपए में अपना फ्लैट बेचता है तो उसे उसमें से मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 60 लाख या 60,50,000 रुपए। वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी पूछे क्यों। और फिर इसके बाद जिस व्यक्ति ने वो फ्लैट ले लिया वो भी शायद सुकून से उसके अंदर नहीं रह पाएगा। सर, जिस व्यक्ति ने अपना फ्लैट अगर 1 करोड़ रुपए का बेचना है, बात को समझना, मैं ए से जेड के बीच में शॉर्टली आपको बात बताऊंगा। जिस व्यक्ति ने अपना 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बेचना है, उसको पहले उस मकान की लीज डीड करवानी पड़ेगी, सबसे पहला काम। 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए वो खर्चेगा, 1 करोड़ का रहेगा उसका 96 लाख रुपए, 36 लाख रुपए वो देगा उसकी अनअन इंक्रीज, रह गया 60 लाख रुपए। अब उस 60 लाख रुपए में जब उसने सन 2002 में वो फ्लैट परचेज किया होगा, उसका कैपिटल गेन टैक्स भी उसको पे करना पड़ेगा। ओके। उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए वो अब आदमी अपना फ्लैट बेचेगा ही क्यों? वो बेचेगा भी क्यों? और प्रशासन क्या सोच रहा है कि इससे उनका लाभ होगा। अगर पिछले 3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कितना रेवेन्यू, क्योंकि शेयर होल्डर्स की इन्होंने रजिस्ट्री बंद कर दी। अब जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ में, एक आदमी का सपना होता है कि मेरा शहर के अंदर एक मकान होना चाहिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा पूरे देश में, कि चंडीगढ़ के अंदर मेरा एक मकान होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक मकान जरूर होना चाहिए। अब इन्होंने इस तरीके का काम कर दिया कि बंदा फ्लैट को परचेज वहां पर कर ही नहीं पाएगा, अगर कर लिया तो वो बेच नहीं पाएगा, और अगर बेच दिया है तो जो दूसरा आएगा उसको भी वो देना फिर पड़ेगा। फिर वो अगले 2-3 साल में नई जो पॉलिसी आएगी वो उसका खामियाजा उठाएगा। वो मैंने आपको बताया ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है फ्लैट ओनर से यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपकी बातों से और देवेंद्र गुप्ता जी की बातों से ये चीज बड़ी निकल के आई है कि चंडीगढ़ में अब फ्लैट खरीदना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है और चंडीगढ़ प्रशासन भी शायद यही चाहता है कि आप चंडीगढ़ के बजाय चंडीगढ़ के आसपास जो हरियाणा और पंजाब के लगते हुए क्षेत्र हैं वहां जो बिल्डर अपनी सोसाइटीज बना रहे हैं और फ्लैट बना रहे हैं, लोग चंडीगढ़ के बजाय वहां खरीदें। उनको सीधा सीधा फायदा दिया जा रहा है। अब मैं चलता हूं ब्रजमोहन जी के पास, क्योंकि ब्रजमोहन जी भी जिस मंडी में कारोबार करते हैं उस मंडी में चंडीगढ़ प्रशासन की पॉलिसी को लेकर ही कोहराम मचा हुआ है और वहां के व्यापारी परेशान हैं। ब्रजमोहन जी, मंडी में ये हालात एकदम से अचानक किस पॉलिसी के कारण बने हैं जिसकी वजह से आज चंडीगढ़ की जो सबसे बड़ी मंडी है वहां के हर व्यापारी की नींद उड़ी हुई है? बिल्कुल जी, सबको नमस्कार जी। जैसे कि अभी आनंद फानन में पीछे हमारी मंडी में बड़ी चर्चा हुई कि बड़ी मंडी टाइट है, कचरा है, ये है, उस वजह से हमने पीछे फिर देखा कि वो कचरा कहाँ से आता है। वो एमसी का कचरा जो है हमारी मंडी में फेंका गया, मंडी को बदनाम करने के लिए। हमने उसकी शिकायत की एडमिनिस्ट्रेटर पवित्र सिंह जी से। उन्होंने फिर आला अधिकारियों को कहा कि ये कचरा जो है अगर एक कतरा भी गिरेगा तो आपके ऊपर सीधा एक्शन लिया जाएगा। अभी कोई 20 दिन पहले गवर्नर साहब हमारी मंडी में सर्वे करने आए थे, देखने आए थे कैसा है। उन्होंने बोला कि मंडी तो बहुत छोटी है और ये गंदी है बड़ी मंडी, तो इस मंडी को शिफ्ट किया जाए। तो शिफ्ट के हमने तो बातें अखबारों में जो आ रही हैं, सब जगह आ रही हैं कि इस मंडी को शिफ्ट किया जाए। अब जो प्रशासन ने पॉलिसी बनाई है वहां पे कोई भी शिफ्टिंग का कोई नहीं है। आड़तियों के लिए क्या रखा गया वो कुछ नहीं बताया गया, सीधा ही ऑक्शन निकाल दी, और वो भी स्टेट रूल के हिसाब से। हमारा एक मार्केटिंग बोर्ड है, जो हमारी एक संस्था है, वो वहां पे पैसे को मार्केट फीस के रूप में हम उसको जनरेट करते हैं, और ये रेवेन्यू जनरेट जी, जो ये रेवेन्यू होता है ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है ना ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ये हमारे लिए हमारे पास बोर्ड में पड़ा रहता है। और उसी पैसे से, वो पैसा जो जनरेट करते हैं हम, उससे मंडी की साफ सफाई, रख रखाव, पानी व्यवस्था किसान के लिए और नई मंडी की जितनी भी डेवलपमेंट होगी उस पैसे से किया जाता है।
तो इन्होंने जो 39 में मंडी की जगह खरीदी, वो हमारी संस्था के पैसे से इन्होंने वो जगह खरीदी। सेक्टर जगह 39 खरीदने में। के बाद, हाँ जी, हमारे पैसे से, हमारी संस्था के पैसे से इन्होंने वो 39 में जमीन खरीदी, 75 एकड़। और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री तो हुई है मार्केटिंग बोर्ड, हमारे मार्केटिंग बोर्ड की, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के नाम पे। बेच कौन रहा है? स्टेट ऑफिस। अरे भाई कैसे बेच सकते हो तुम? ये क्या मजाक बना रखा है? सारी लॉ का, एक्ट का, रूल का जो बनाए हैं उनका सब की धज्जियां उड़ा के, मजाक बना के उसके ऊपर, और आपने स्टेट रूल लगा के स्टेट ऑफिस बेचेगा जी। भाई कौन से, कैसे बेचेगा? जीएसटी वाले का काम जीएसटी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स का काम करती है, और मार्केटिंग बोर्ड अपना काम करती है। अब कुल मिला के अब इन्होंने आनन फानन में जी वो निकाल दी, और ये भी बोल दिया। हम जब आला अधिकारियों से मिलने गए, हमने कहा जी हमारे लिए क्या रखा है? कहते कुछ नहीं, वहां ऑप्शन पे ले लो जिसके पास पैसे हैं। ये कोई जवाब है? भाई 150 बंदों के साथ 1 लाख बंदा जुड़ा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का किसान जुड़ा हुआ है, यहाँ की लेबर जुड़ी हुई है, यहाँ के ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, सारे वेंडर जुड़े हुए हैं, पूरे शहर को जो सप्लाई। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की सबसे बड़ी फौज की यूनिट का जो सब्जी फल जाता है वो चंडीगढ़ देता है। और चंडीगढ़ की मंडी जब बनाई थी, सिर्फ 1.5 लाख लोगों के लिए थी जब वो बनाई थी। आज चंडीगढ़ जो है सारे 4 स्टेटों को जो है सब्जी की पूर्ति पूरी करता है, मिलिट्री की पूर्ति पूरी करता है। तो ये अफसर जो एसी के अंदर आके बैठते हैं ना, इन लोगों में मेरे को लगता है कोई शर्म हया किसी चीज की है नहीं कि रूल की किताब पढ़ ले, एक्ट की किताब पढ़ ले। उनके पास जाओ तो क्या बोलते हैं? सब जान छुड़ाते, गवर्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया जी हमारे को। अरे गवर्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया, आपने गवर्नर साहब को बताया कि ये रूल, आप किस लिए आईएएस अफसर बने हुए हो? आप गवर्नर साहब को बताओ पंजाब में सर ये पॉलिसी है, हरियाणा में ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत दुकानें दी जाती हैं। ये कौन सी बात है? गवर्नर साहब ने ऑर्डर दिया तो आप पागलों की तरह उस लेटर पे आप चल पड़ो। भाई आपने हमारे साथ 25 साल मीटिंगें करी, 25 साल की मीटिंगें करने का आपने रिजल्ट क्या दिया हमारे को? कि मतलब कि ऑक्शन। अरे मजाक बना दिया इन्होंने, तो पूरे कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। और मेरे को ये है कि चंडीगढ़ का कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं होगी जो हाई कोर्ट में नहीं गई होगी। आज ये फ्री होल्ड की जगह लीज होल्ड पे इन्होंने दुकानें कर दी। पहले सारा चंडीगढ़ लीज होल्ड में फंसा हुआ है, अब आप सारे लीज होल्ड में फिर मंडी में फंसाना चाह रहे हो ताकि हम इनको खून पी जाए इनका सबका। भाई कौन बंदा है जो 4-5 करोड़ की दुकान लेके उसकी 2.5% लीज भरेगा, इंटरेस्ट भरेगा, और ये चीजें मतलब ये काउंट नहीं करते कि एक बंदा पहले तो 50 लाख रुपया साल का गवर्नमेंट के लिए कमाए, टैक्स के लिए, ब्याज के लिए। तो भाई हमारे को क्या धंधा? ये सब्जी फल अगर हमारे पे पैसे होते तो हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे सर्दी बरसात गर्मी में सब्जी फल बेचते। हमारे पास कोई और धंधा ना होता, अगर पैसे होते तो हम कुछ और कर लेते। अब पैसा भी हमारा, जमीन भी हमारी, और बेच रहा है स्टेट ऑफिस। भाई कौन है रूल एक्ट, कौन बना रहा है, कौन समझा रहा है, क्या हो रहा है? ये मतलब चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मजाक बना के रखा है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग चंडीगढ़ के हैं, सबसे ज्यादा। ये देखो आप, जब आप रूल एक्ट आपने पंजाब का अडॉप्ट किया हुआ है एग्रीकल्चर में, उसके बाद आप रूल एक्ट तो पढ़ लो। हम तो इनको 4 बारी कहते जी, अब बस हमारे को चिट्ठी आ गई जी बेचो। हम तो जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं, खुद ही बोलते हैं वो अफसर। अगर अच्छा, आप प्रशासन प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। हाँ, कि हम तो प्रॉपर्टी डीलर, हमने तो माल बेचना है, माल बताते हैं वो, हमारे धंधे को माल बोलते हैं वो। अब उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम दुकानों को माल बता रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, कि हमने तो माल बेचना जी। ये जिस तरह जो लैंग्वेज एक कंस्ट्रक्शन में एक प्रॉपर्टी डीलर की होती ना जी, कमीशन खाने वाले की, वो ये लैंग्वेज होती है इनकी। आज हाथ पल्ला कोई नहीं पकड़ा रहा। हमारा 25 साल इन्होंने टाइम वेस्ट किया, 25 साल में लाखों रुपए मीटिंगों के ऊपर लगाए। वो फाइलें कहाँ है? आज साइड में रख दी, और एक चिट्ठी सी उठा के हमारे को ऑर्डरबाजी बेचने का, हम तो बेचेंगे जी। हमने कहा पैसे तो आप मत लो। मतलब हम जो है 50,000 हमारे परिवार जो पल रहे हैं मंडी में, तो 50,000 परिवारों को हम क्या जहर खा लें? या इनके घर में जाके बैठ जाए, डीसी साहब के या गवर्नर साहब के, या किसके घर में जाके बैठे हम?
एक मतलब कि सिस्टम नहीं है इनका कुछ भी। चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरे धज्जियां उड़ा रखी हैं कानून की। और आप ये देखिए ना, जिसको पूछो वो हमारे को आगे से आगे भेजता जाता है। अरे भाई, तुम 8 मेंबरी कमेटी बनाई, गवर्नर साहब ने जवाब तो तुम दोगे, गवर्नर साहब ने थोड़ा जवाब देना हमारे को। ठीक है, हमने आज गवर्नर साहब को लेटर लिखा है, मेल भी करी है, हमने सारे काम करे हैं। टाइम मांग रहे थे तो वो कहते जी जयपुर उदयपुर गए हैं, चलो जी उदयपुर चले गए। अब वो आ गए तो आज हमने फिर टंडन साहब से बात करी कि हमारे से टाइम लेके हमारे साथ चलो। तो टंडन साहब ने बताया शाम को कि मेरी फोन पे बात हुई है उनसे, या उनके घर पे जाके शायद बात हुई है। हमने मेल करी है उनको, जब हमारे को टाइम मिलेगा गवर्नर साहब से उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हमने मंडी बंद करनी है, अपने परिवार लेके किसके घर बैठना है, ये फिर हम सारा आगे का डिस्कशन आपसे करेंगे। जैसा जैसा वक्त गुजरेगा हम आपको बताएंगे कि हमारे 50,000 परिवार जो है, या तो हमारे को जहर ला के दे दें मंडी में, या हम वहां पे जाके इनसे जहर मांग लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। मतलब ब्रजमोहन जी, आपका मसला यह है कि चंडीगढ़ की जो मंडी है वो है अभी सेक्टर 26 में जी, और वो सेक्टर 26 में जो मंडी है उसको जी, सेक्टर 39 में नई जगह पर शिफ्ट करने की एक प्लानिंग हुई थी आज से करीब 25 साल पहले। बिल्कुल। और 25 साल से वो मामला कई वजहों से लटका रहा। कभी ये कहा जाता था कि वहां पे नीचे वाटर पाइपलाइन जा रही हैं, जी, क्योंकि वहां भारी भारी ट्रक आएंगे तो उनसे वो वाटर पाइपलाइन टूट सकती हैं, फट तो जाएगी, पहले ठीक उन पाइपलाइन को निकाला जाएगा। वहां गैस गोदाम भी हैं, उनको पहले खाली कराया जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि अब यहाँ पे निर्माण शुरू होना है। फिर एक है। शेड भी एक वहां बन गया, तो अब दुकान के लिए वहां पर प्लॉट देने की बात हो रही है। जी, सेक्टर 26 से मंडी को 39 में शिफ्ट करने का एक लगभग दबाव जैसी स्थिति एक बनाई जा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि मंडी को शिफ्ट करने के कारण ही 26 की मंडी में गंदगी डलवाई गई। साजिश के तहत ही ऐसा हुआ कि वहां पे गंदगी डलवाई गई, मंडी को बदनाम किया गया और फिर जी, गवर्नर साहब का दौरा करवाया गया और बताया गया जी, कि जी मंडी छोटी पड़ रही है इसलिए इसको 39 में शिफ्ट किया जाए। जी, अब लेकिन जब 39 में इसको शिफ्ट करने की बात हो रही है तो वहां जो प्लॉट दुकानदारों के लिए, आड़तियों के लिए बनाए गए हैं वो खुली जी, नीलामी में रख दिए गए हैं। खुली नीलामी में रख दिए। आप चाहते हैं कि ये जो प्लॉट हैं जो वहां दुकानों के लिए दिए जाने हैं, उन जी, प्लॉट्स को सबसे पहले जो सब्जी मंडी है, ग्रेन मंडी है सेक्टर 26 की, वहां के आड़तियों को सबसे पहले अलॉट किए जाएं। फिर जो दुकानों के स्थान बच जाएं उनकी भले ही खुली नीलामी कर दी जाए। बिल्कुल सर, रूल एक्ट भी यही बोलता है। हमारे नियर पंजाब है और हरियाणा है, यहाँ पे जब भी नई मंडी बनती है हर शहर में, उस जब वहाँ के आड़तियों को बुलाया जाता है कि हम एक ये मार्केट जो है डेवलप करना चाह रहे हैं, कि ये मार्केट आपकी 20 एकड़ थी, अब हम इसको 100 एकड़ में ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले शहर छोटा था अब शहर बड़ा हो गया। हम सारी बात सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद फिर वो उसमें जब मंडी शिफ्ट होती है, उसमें मार्केट कमेटी का रोल होता है। मार्केट कमेटी क्या कहती है रूल एक्ट के हिसाब से, कि आप इस मंडी को, अगर मंडी तंग हो गई है, जगह छोटी पड़ गई है, तो वो प्रशासन की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो जगह छोटी हो रही है, तंग हो रही है, तो प्रशासन का प्रशासनिक काम किस लिए रखा जाता है, कि वो उस शहर का रश घटाने के लिए या काम करने के लिए उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और उसमें जो है एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे सब्सिडाई रेट के ऊपर आड़तियों को अलॉटमेंट की जाती है, विद अ पर्ची के हिसाब से, कि ये आपकी अलॉटमेंट हुई है। जिसकी जो पर्ची निकलेगी उसको वो प्लॉट नंबर दिया जाता है। उसके बाद जितनी दुकानें बचेंगी उसकी ऑक्शन होगी। अब चंडीगढ़ में ये सिस्टम में ये नहीं है कि ये मार्केटिंग बोर्ड में है, ये सिस्टम आपका इसमें अपना स्टेट ऑफिस में भी है। जैसे कि अभी मार्केट मोटर मार्केट उठी थी, इन्होंने शोरूम बना के दिए, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर।
एक एक बंदे को एक एक शोरूम दिया इन्होंने, 13,75,000 समथिंग ऐसा कुछ दिया था मोटर मार्केट को। रेडी मार्केटों ऐसे में भी ऐसा ही हुआ लगभग। हाँ जी, रेडी मार्केटें आप देखिए कितनी थी, पूरी रेडी मार्केटों को 5-5 हजार में अलॉटमेंट करी है इन्होंने। तो अब जब मंडी की बात आती है, जिसने पूरे शहर में हर रसोई को पूरा करना है, हर गृहिणी का घर पूरा करना है, उसके लिए बोलते हैं वहां खुली ऑक्शन में ले लो जी जिसने लेनी है। ये कहाँ का असूल निकल, कौन से एक्ट में लिखा है इनका? या तो ये बना रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के, लो जी ये इतने बिड पे हैं, इतने उस पे फिक्स रेट पे हैं, वो बात कुछ समझ आती है। पहले फ्लैट भी होते थे, वो चंडीगढ़ के बंदों को ही दिया जाता था। अब हमारे नियर इधर मंडी है हिमाचल में, जितनी भी डेवलप होती हैं वहां पे हम लोग दुकान नहीं ले सकते, वहां पे वही ले सकते हैं जो हिमाचली होगा। तो ये सिस्टम ये जो इन्होंने बना दिया ना जी चंडीगढ़ का, पहले तो इनकी ये देखिए रेलवे स्टेशन मोहाली चला गया, क्रिकेट स्टेडियम मोहाली चला गया, एयरपोर्ट मोहाली, क्या चंडीगढ़ में बचा गया प्रशासनिक कामों की वजह से? सारे काम तो इनके फेल हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा अफसर भी यहीं बैठे हैं, कुर्सी पे बैठ के एंजॉय करते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ 4 लाइनें ऐसी लिख के चले जाते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए मतलब कि सारी जिंदगी की मुसीबत बनी रहती है ये। ब्रजमोहन जी, जैसा कि अभी देवेंद्र गुप्ता जी ने और चिराग अग्रवाल ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि प्रशासन बड़े बड़े बिल्डरों से मिल गया है, जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ लगते क्षेत्र में अपनी सोसाइटीज और बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं। प्रशासन ये चाहता है कि लोग चंडीगढ़ में फ्लैट न खरीद के अब आसपास में बड़े बिल्डरों के पास जाकर फ्लैट खरीदें, ये उनका आरोप है। उनको जी सोसाइटी के संबंध में किए गए फैसले से ऐसा लगता है। जी मंडी को लेकर जो फैसले किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है प्रशासन क्या चाहता है? जो प्रशासन है जी, प्रशासन की कहीं ना कहीं सेटिंग तो हो चुकी है कि ये मंडी में हम जो 75 एकड़ लैंड जो है वो आपको देंगे, आप इन्वेस्ट करो, आप इन मंडी वाले तंग होंगे, इनको किराए पे चढ़ाना, ये मिले हुए 100% मिले हुए, नो डाउट। मतलब आपको जो अंदेशा ये है कि खुली नीलामी में इन दुकानों को कुछ बड़े बिल्डर या बड़े प्रॉपर्टी डीलर खरीद लेंगे और फिर वो आपको महंगे किराए पर वो लेनी पड़ेंगी दुकान। बिल्कुल ये 100% कर ही वही रहे हैं, अफसर भी कहीं लेंगे जी इसमें, जो लेंगे अपने परिवारों के नाम से लेंगे, किसी और के गांव से ले आएंगे अपने, बहुत इनमें है ही है जी, आप भी समझदार हो। अब एक अफसर आया जी, अभी ये जुम्मा है, उसको 2 साल हुए हैं और 33, 35 में, 40 में, 38 में कोठियां ले रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इनके पास पैसे? हम तो आज तक चंडीगढ़ में अपना मकान भी नहीं बना पाए, हमारे को सारी जिंदगी हो गई इस मंडी में काम करते हुए, कोई शोरूम नहीं ले पाए मंडी में हम। मतलब चंडीगढ़ के अफसर प्रॉपर्टी डीलर बन गए और अपनी ही प्रॉपर्टियां भी बना रहे। बिल्कुल 100%। नीरज जी मैं कहना चाहूंगा प्रॉपर्टी का नाम मत लीजिए, इनको बोलिए प्रॉपर्टी के डाकू हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जी चिराग जी, ये चंडीगढ़ प्रशासन जो है भूमाफिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिजमोहन जी, ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं करेगा। ये जिस हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है, आप समझिए इनकी कार्य प्रणाली कैसी है। 3 साल के लिए आते हैं, ये ऑफिसर कहाँ से आते हैं? पंजाब से, हरियाणा से। फायदा किसको पहुंचाएंगे? वहां पर जो इनके रिश्तेदार हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे कि चंडीगढ़ से बाहर जाके प्रॉपर्टी बिकेगी, आप वहां पर इन्वेस्ट कर लीजिए। आज अगर इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड का रेट जो चंडीगढ़ के अंदर रखा हुआ है वो मान लो 2 करोड़ रुपए रखा है, सोसाइटी के फ्लैट का रेट क्या रखा है? और पंजाब के अंदर अगर आप 1 एकड़ लैंड जो एक्वायर होती है वो 4 करोड़ रुपए का रेट है। क्या चंडीगढ़ की लैंड जो है पंजाब से कम रेट में? एग्रीकल्चर लैंड को तो कम रेट पे एक्वायर करते हैं, क्यों? इनको पैसे देने पड़ेंगे। पर पंजाब के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपको 4 करोड़ रुपए एकड़ मिलेगा, उसके रेट तो नहीं बढ़ाते ये। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है कि शहर को बसे रहने देना है, इन्होंने शहर को बर्बाद करके छोड़ना है। टोटली फायदा पंजाब और हरियाणा के बिल्डर्स को किया जा रहा है, क्योंकि ये इनका मूलभूत कैडर जो है वो पंजाब और हरियाणा ही है। नीरज जी, जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं ना जी चंडीगढ़ में बैठ के, ये किससे सलाह लेते हैं? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया। एडवाइजर होते थे, एडवाइजर की कोई सलाह नहीं लेते। इतनी कमेटियां इन्होंने बनाई हुई हैं, एडवाइजरी काउंसिल अभी गठित की है, क्या ये मुद्दा उसके अंदर इन्होंने रखा?
भी हम इसके जो कोलैटरल रेट है बढ़ेंगे। जो पब्लिक की ऑर्गेनाइजेशन है, अब सोसाइटी के क्षेत्र के रेट इतने बढ़ाने चाहते हैं, जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सलाह किसी से नहीं की है इन्होंने, ना किसी को पूछा है। पब्लिक ओपिनियन मांगते तो समझ आती, अब तो वहां मांग रहे हो भी रिएक्शन जमा कराओ अपने। रिएक्शन कौन सुनेगा, किसी ने सुनना ही नहीं है इन्होंने। चंडीगढ़ में वैसे तो समस्याएं बहुत हैं और चंडीगढ़ प्रशासन की कई और दूसरी पॉलिसियों को लेकर भी चंडीगढ़ में रह रहे लोग दुश्वारियां झेल रहे हैं, लेकिन ये दो एक ऐसे ताजे मुद्दे हैं जिनको लेकर चंडीगढ़ की हाउसिंग सोसाइटियों से लेकर चंडीगढ़ की मंडी तक कोहराम मचा हुआ है। और जिस तरीके की नाराजगी सोसाइटियों से लेकर मंडी तक देखी जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर चंडीगढ़ प्रशासन ने इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया और अगर अपनी पॉलिसीज में संशोधन नहीं किया, तो चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिल सकता है। आप सभी लोग ए न्यूज ऑफिस के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।